बस प्लीज थोड़ा सा केयरफुल रहना इसके साथ, रेस्ट इज फाइन। चलो तो स्पेस टेक से हम स्टार्ट करेंगे। मेरा जो है कराने का तरीका ये रहता है, साइंस एंड टेक का जो मैं बात करूं, आपका यूपीएससी में भी कंपोनेंट है, हरियाणा सिविल सर्विसेज में भी कंपोनेंट है। चेंज कहां आता है, यूपीएससी इज आस्किंग जस्ट करंट अफेयर्स, जो न्यूज में है साइंस, उनको बेसिक साइंस से मतलब नहीं है। हाँ, कोई सैटेलाइट जो है वो न्यूज में है तो वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, इसका बैकग्राउंड यूपीएससी पूछ सकता है आपसे। हरियाणा सिविल सर्विसेज में ये आपसे बेसिक साइंस भी पूछेंगे एंड करंट अफेयर्स भी पूछेंगे, दोनों चीजें पूछेंगे। ठीक है, तो बेसिक के लिए यू हैव क्लासेस जिसमें आपकी एनसीईआरटी कराई गई थी, तो वहां केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग से होती है, फिजिक्स में इसके साथ ही कराती हूँ। अब जैसे मैं आपको स्पेस टेक कराऊंगी तो जाहिर सी बात है मैं आपको केपलर्स लॉ कराऊंगी। ठीक है, तो फिजिक्स के अलग से नहीं होंगी, मैं फिजिक्स इसी में इंक्लूड करती हूँ जो तुम्हारे काम की है, जितनी काम की। तो ये मेरा तरीका है पढ़ाने का। तो साइंस एंड टेक का मतलब ये है कि बेसिक फिजिक्स भी होगी आपकी, बेसिक बैकग्राउंड नॉलेज भी होगी हर टॉपिक के बारे में, और आपके करंट अफेयर्स भी होंगे। 2 क्लास होंगी आपके, ये शायद 17 पेजेस में कुछ नोट्स होंगे आई गेस स्पेस टेक्नोलॉजी के। हाँ 27, ओह ज्यादा ही हो गए हैं, बीच में वो सैटेलाइट की लिस्ट वगैरह डाल दी होगी मैंने। ठीक है, तो इन पेजेस के अलावा बस करंट अफेयर्स होंगे, जो इस पूरे साल में कोई सैटेलाइट न्यूज में था, कोई टेलीस्कोप न्यूज में था, या कोई मिशन जो है वो इंडिया का स्पेस मिशन न्यूज में था। ठीक है, आपको तो पता होगा अभी बहुत बड़ा मिशन इंडिया ने लॉन्च किया था, है ना, तो वो जो भी न्यूज में पूरे साल में रहा है वो मैं 3rd लेक्चर में कराऊंगी आपका। 2 लेक्चर में बेसिक नॉलेज आपको, ताकि मैं जब सैटेलाइट के बारे में बात करूं तो आपको सैटेलाइट का पता हो, आपको ऑर्बिट का पता हो, सैटेलाइट काम कैसे करता है इस बात के बारे में पता। ठीक है, तो पहला लेक्चर इज डेडिकेटेड टू स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सैटेलाइट। व्हाट इज स्पेस? हम तीनों शब्दों को लेते हैं, स्पेस, टेक्नोलॉजी एंड सैटेलाइट्स, इन सब के बारे में पूछो। व्हाट इज स्पेस? क्या आता दिमाग में व्हेन आई टॉक अबाउट स्पेस? नहीं, स्पेस वो भी है जहां वैक्यूम नहीं है, एयर प्रेजेंट है। एनीथिंग जो अर्थ के सरफेस से ऊपर है दैट इज स्पेस, है ना। इसके बियॉन्ड कितना भी चले जाओ स्पेस ही रहेगा, है ना, ये है। और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? द एप्लीकेशन ऑफ साइंस। ठीक है, साइंस जब अप्लाई करते हैं दैट बिकम्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि स्पेस में क्या क्या टेक्नोलॉजी अभी चल रही है, कौन कौन से सैटेलाइट इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इस चीज के बारे में बात करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये कह रहा है सोलर सिस्टम। व्हाट इज सोलर सिस्टम? स्पेस पढ़ने के लिए सबसे पहले तो सोलर सिस्टम के बारे में हमें पता होना चाहिए। इतना तो आइडिया है ना कि दिस इज द यूनिवर्स, अगर मैं इसको यूनिवर्स मान लूं, ऑल्दो इतना फिक्स है नहीं यूनिवर्स, इसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, इनमें से एक है मिल्की वे गैलेक्सी। इस मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं, बहुत सारे सन हैं, जिनमें से एक हमारे वाला है, एक सन है और उसके चारों तरफ कुछ प्लैनेट्स हैं। कितने प्लैनेट्स हैं? 8, है ना। सन, 8 ऑफिशियल प्लैनेट्स एंड एटलीस्ट 3 को काट करके इसमें 5 करो, एंड 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स। ठीक है, इस फैमिली को बोलते हैं। क्या सिर्फ यही है? नहीं, कुछ सैटेलाइट्स भी हैं, छोटी छोटी बॉडीज भी है जिनको कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल द फैमिली ऑफ सन। यही होता है सोलर सिस्टम। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ड्वार्फ प्लैनेट क्या है? जो बेचारे प्लैनेट बनना चाहते थे पर बन नहीं पाए, है ना, वो ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं। प्लैनेट तो 8 के नाम सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 9th कौन सा था जो प्लैनेट था पर अब नहीं है? क्या हुआ उस बेचारे के साथ? हाँ, एग्जैक्टली। बेसिकली क्या है, एक एजेंसी है जिसका नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, ये डेफिनेशन देती है कि किसको तो मैं सैटेलाइट कहूंगी, किसको मैं प्लैनेट कहूंगी, किसको एस्ट्रॉइड कहूंगी। तो इसने कहा कि जिसको भी प्लैनेट बनना है ना, उसको 3 कंडीशंस क्वालिफाई करनी पड़ेंगी। द फर्स्ट कंडीशन इज इट शुड ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है
कि इट मस्ट हैव दैट लेवल ऑफ ग्रेविटी और मास कि वो राउंड शेप मेंटेन कर पाए अपनी, है ना। मास फॉर ग्रेविटी टू मेंटेन स्फेरिकल शेप, लिख लो, ये लिखा नहीं है। थर्ड कंडीशन क्या है कि इतना ग्रेविटेशनल पुल उसमें होना चाहिए कि वो अपने आसपास की ऑर्बिट को क्लियर रखे। ठीक है, क्लियर रखने का मतलब क्या है कि छोटी मोटी बॉडीज हैं वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उसके अंदर आके गिर जाती है और पाथ क्लियर रहता है। ठीक है, दीज 3 कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड। ठीक है, उसको प्लैनेट कहा जाएगा। ऐसे तो जो एस्ट्रॉइड्स हैं, व्हाट आर एस्ट्रॉइड्स, क्या है एस्ट्रॉइड्स, क्या है? अराउंड प्लैनेट्स, हाँ, बॉडीज हैं, ठीक है, मतलब प्लैनेट जैसी सी बॉडीज हैं, थोड़े छोटे हैं, किसके अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं? सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं, है ना। कहां है और कहां प्लेस है? जनरली ज्यादातर मार्स और जुपिटर के बीच में प्लेस है, उसको कहा जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। क्यों? क्योंकि मार्स और जुपिटर के बीच का जो रीजन है ना, उसमें बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स मिलते हैं। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स, इन्होंने कहा कि एस्ट्रॉइड्स कितने टाइप के होते हैं, तो इन्होंने कहा कि मोटे मोटे ना 3 टाइप के होते हैं। ये लिखा नहीं है, ये इसीलिए मैं सारी इंफॉर्मेशन आपके नोट्स में नहीं देती ताकि आप यहां पर थोड़ा सा अटेंटिव रहो। एस्ट्रॉइड 3 टाइप के होते हैं, टाइप सी, टाइप एम, टाइप एस। टाइप सी का मतलब कार्बोनेशियस, जिनमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है। टाइप एम जिनमें मेटालिक कंटेंट ज्यादा होता है। टाइप एस जिनमें सिलिका का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। तो बेसिकली कंस्टिट्यूएंट की वजह से ये नाम और ये क्लासिफिकेशन हुई है। ठीक है, तो एस्ट्रॉइड्स क्या है? प्लैनेट लाइक बॉडीज हैं जो जनरली मार्स और जुपिटर के बीच में मिलती हैं, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जनरली 6 साल लेते हैं चक्कर लगाने के लिए, 6 years। ठीक है, और डायरेक्शन क्या है इनके सन की तरफ चारों तरफ चक्कर काटने की? सेम एज अर्थ। ठीक है, तो ये एस्ट्रॉइड है। तो इन्होंने कहा कि जो ये 8 प्लैनेट्स थे, इनको कैटेगराइज किया गया या क्लासिफाई किया गया बिटवीन सेवरल वेज। ठीक है, अलग अलग तरीके से कि क्या, पहला तो क्या है कि कंपोजिशन क्या है इन प्लैनेट्स की, उसके हिसाब से क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, कि किस चीज से मिलकर के बने हुए हैं। तो पहले प्लैनेट्स वो है जो टेरेस्ट्रियल कहा गया या रॉकी प्लैनेट कहा गया, जिनमें रॉक्स है। ठीक है, कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इनमें रॉक्स है। दूसरे जोवियन या गैसियस प्लैनेट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, सबसे ज्यादा मून किसके हैं? अपडेट कर लो, सैटर्न के हैं, पहले जुपिटर के होते थे। ठीक है, तो ये जो गैसियस प्लैनेट्स हैं, ये जनरली किससे मिलकर के बने हुए? हाइड्रोजन एंड हीलियम से। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब गैसेस से मिलकर के बने हुए हैं तो इनको जो है, इनकी जो डेंसिटी है वो लो होगी, डेंसिटी कम होगी। ठीक है, देन रैपिडली रोटेट करेंगे क्योंकि एज कंपेयर टू सॉलिड गैसेस रोटेशन ज्यादा जल्दी कर सकती हैं। देन डीप एटमॉस्फेयर होगा, इनके चारों तरफ जनरली रिंग्स देखने को मिलती। ठीक है, और सैटेलाइट्स भी ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ सैटेलाइट इनके ज्यादा। फिर ऐसे कह रहे हैं कि आप साइज के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हो। क्या हुआ? नहीं, नेचुरल अरे 2 तरह के सैटेलाइट होते हैं। सम मून को किसने भेजा था, है ना? देखो 2 तरह के सैटेलाइट होते हैं, सम आर नेचुरल, सम आर मैन मेड। ठीक है, तो जो आदमी भेजेगा वो मैन मेड हुए, जो पहले से ही प्रेजेंट थे दे आर नेचुरल। ठीक है, इंसान ही भेजेगा इनको भी, है ना? चलो, साइज की बात करें तो सम आर स्मॉल प्लैनेट्स, सम आर स्मॉल प्लैनेट्स, छोटे साइज के हैं जिनमें मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, और कुछ जो है वो बड़े प्लैनेट्स लाइक जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, डायमीटर जो इनका 48,000 से ज्यादा बड़ा होता है, 48,000 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा, इसलिए उनको जायंट बोला जाता है। ठीक है,
देन सन के रिलेटिव में क्या पोजीशन है उनकी, सूरज से कितना दूर है, कितना पास है, इसको लेकर भी क्लासिफाई किया जा सकता है। जिनको कहा गया इनर प्लैनेट, वो कौन से प्लैनेट थे, जो सन के बिल्कुल पास, ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, और आउटर प्लैनेट इनके बाद वाले जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है। सीक्वेंस वो बच्चों की तरह मुझे याद कराने की जरूरत नहीं है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, है, आप मुझे कराने की जरूरत, आपको याद होगी ना सीक्वेंस। चलो, एस्ट्रॉइड बेल्ट मैंने आपको बता दी है, ठीक है। एस्ट्रॉइड बेल्ट ही इनर और आउटर प्लैनेट्स के बीच में बाउंड्री ड्रॉ करती है ना। इससे बाहर वाले कौन से हुए, जो सन की तरफ हैं वो इनर प्लैनेट्स, और इसके आगे जो प्लैनेट्स होंगे वो आउटर प्लैनेट्स होंगे, ठीक है। और रिलेटिव टू अर्थ भी क्लासिफाई किया जा सकता है। जिनको इंफीरियर प्लैनेट कहा गया वो क्लोजर टू सन एज कंपेयर टू अर्थ, ठीक है। अगर डिस्टेंस मेजर करें, अर्थ से कितना डिस्टेंस और सन से कितना डिस्टेंस है, तो सन के ज्यादा करीब थे, तो इसलिए उनको इंफीरियर प्लैनेट कहा गया। सुपीरियर जो अर्थ के ज्यादा क्लोज थे एज कंपेयर टू सन, ठीक है। नेक्स्ट, हिस्ट्री से भी ये क्लासिफिकेशन आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, मतलब कब डिस्कवर किया गया, कब उनके बारे में पता चला गया, ठीक है। जैसे मॉडर्न प्लैनेट्स में तो दो ही है, आपका यूरेनस और नेपच्यून, जिनके बारे में रिसेंटली पता चला, रिसेंट एज कंपेयर टू जो पुराने प्लैनेट्स हैं उनके, ठीक है। तो तभी आप देखोगे इंडियन एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस और नेपच्यून है ही नहीं, वो बाकी के प्लैनेट्स के आधार पे ही सारी प्रेडिक्शंस करते हैं। तो ये मॉडर्न प्लैनेट कहा गया इनको, इन दो को, क्योंकि ये बाद में आए, ठीक है। अब ये बताया IAU डिसाइडेड द क्लासिकल शुड बी रेफर टू ऑल 8 प्लैनेट्स। इन्होंने कहा कि ये जो क्लासिफिकेशन है ना अपने की, ये क्लासिकल और मॉडर्न प्लैनेट्स की, कि जो नए डिस्कवर हुए उनको मॉडर्न बोला गया, जो पुराने हैं उनको क्लासिकल बोला गया। तो आप ये सभी को क्लासिकल कंसीडर कर लो, ऐसा IAU ने बोला। और IAU क्या करती है, अभी बताया तो मैंने क्या करती है एग्जैक्टली, कि किसको आप प्लैनेट बोलोगे, किसको एस्ट्रॉइड बोलोगे, और कौन ड्वार्फ प्लैनेट होगा, ठीक है। ड्वार्फ प्लैनेट कितने हैं, 5, नाम लिख लो उनके। सबसे छोटा है सेरेस, CERES, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट में है, लिख लो आप, ब्रैकेट में करके लिखना, दिस इज एन एस्ट्रॉइड बेल्ट। सबसे बड़ा है प्लूटो, देन हाउमेया, HAUMEA, हाउमेया, HAUMEA, देन नेक्स्ट इज मेक, MAKE, एंड देन एरिस, ERIS। एक अभी आसपास ही किसी पेपर में पूछा ना, व्हाट इज एरिस, है ना, हाँ, तो दैट इज अ ड्वार्फ प्लैनेट, है ना। इसलिए मैंने लिखवा दिया कि HCS में ना जनरली ऐसे सवाल पूछ लेते हैं वो, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये ना, ये पैराग्राफ पढ़ लेना कि किसने, मतलब बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 1950 में बना, जिसके पहले चेयरमैन थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। तो ये इसरो की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, 1962 में हुई। ये थोड़ा सा एक बार ये इस पैराग्राफ को पढ़ लेना। देन व्हाट इज सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट क्या होते हैं, कोई भी बॉडी जो दूसरी बॉडी के चारों तरफ चक्कर लगाती है इज अ सैटेलाइट, ठीक है। कोई भी किसी के चारों तरफ चक्कर काट रहा हो तो हम उसको सैटेलाइट बोल सकते हैं। इवन कोई भी बॉडी हो सकती है जिसका मास है ना। कई बार हम वर्ड भी यूज करते हैं ना इंग्लिश में से कि यार मतलब ये क्या है, कई बार तो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते हैं, कई बार सैटेलाइट पेरेंटिंग करते हैं। तो चारों तरफ चक्कर काटने वाली कोई भी बॉडी हो इसको हम सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। सैटेलाइट दो तरह के हो सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग अराउंड सन, अर्थ और एनी अदर कोलोजल बॉडी इज नोन एज सैटेलाइट, ठीक है। पर शर्त यह होनी चाहिए कि जिसके चारों तरफ आप चक्कर काट रहे हो वो आपसे बड़ा होना चाहिए, नॉट एज वाइज, मतलब साइज वाइज आपसे बड़ा होना चाहिए, तभी आपको सैटेलाइट कंसीडर किया जाएगा, ओके। तो चलिए टाइप ऑफ सैटेलाइट की बात करते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं। देखो मोटी सी क्लासिफिकेशन करें ना कि ओरिजिन के हिसाब से, तो दो तरह के होंगे। एक तो नेचुरली ओरिजिन हुआ है जिनका, जैसे मून है, इसको किसी ने बनाया थोड़ी है, नेचर ने अपने आप ही दिया है हमें।
देन मैन मेड या आर्टिफिशियल जिसको बोल देते हैं, जिसको मैन ने बनाया, फॉर एग्जाम्पल आर्यभट्ट, है ना। तो ये सैटेलाइट हुआ। अब ये कहता है कि देखो इसको क्लासिफाई करने का ना अलग अलग तरीका है। पहला तो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जो मैंने आपको बता दिया, नेचुरल, मैन मेड, या इसको आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं। दूसरा ये कह रहा है कि एक और क्राइटेरिया हो सकता है सैटेलाइट को क्लासिफाई करने का, वो कि किस ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है उस प्लैनेट के। तो पहला वो हो सकता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का सैटेलाइट, इनके बारे में पढ़ेंगे, नाम से डरना मत अभी। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट वाला सैटेलाइट, देन आपका लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट में घूमने वाला, सन सिंक्रोनस में, और जिसको हेलियोसिंक्रोनस ऑर्बिट भी बोल देते हैं। इन सब ऑर्बिट के बारे में अभी पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक यही है हमारा। तो जिस ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है उसके हिसाब से भी उसका नाम रखा जा सकता है कि दिस इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्यों? क्योंकि ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है ना। दिस इज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, क्यों? क्योंकि ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज लार्ज सैटेलाइट, कौन से? जो 1000 kg से ज्यादा भारी है। देन 500 से 1000, ये आपको वैल्यूज ना कहीं पे अलग दिख सकती हैं, पर इसरो ने ऐसे क्लासिफाई किया तो इसलिए मैंने ये वैल्यूज रखी है, ठीक है। देन स्मॉल सैटेलाइट जो 500 kg से नीचे है। जब भी कोई मिशन होता है, कोई सैटेलाइट जाता है तो आपको बताएगा स्मॉल सैटेलाइट, या फिर आपका जो है माइक्रो सैटेलाइट या नैनो सैटेलाइट, वो आपको बताएगा कौन सा सैटेलाइट लॉन्च हुआ है। नैनो इज 1 to 10 kg, पिको इतना, फेमटो इतने साइज का, ठीक है। तो आपको ये ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं, बस मोटे से ये क्लासिफिकेशन, नैनो वाली क्लासिफिकेशन, माइक्रो वाली ये लर्न कर लो, ठीक है। बड़े तो वो है जो 1000 kg से ऊपर है, 1000 to 500, देन 500 से नीचे वाले। अब 500 से नीचे वाले ये सारे हैं, है ना, ठीक है। हो गई क्लासिफिकेशन। यूजेस के आधार पे भी क्लासिफाई किया जा सकता है कि इस्तेमाल कैसे होगा ये सैटेलाइट। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, है ना। तो किस सैटेलाइट को कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहूंगी? जो कम्युनिकेशन के काम आएगा, है ना, सिग्नल भेजने के काम आता है। एक्सटेंसिवली, सबसे ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज किया जाने वाला सैटेलाइट है ये, ठीक है। कोई एग्जांपल दे सकते हो कम्युनिकेशन सैटेलाइट का जो इंडिया के पास है अभी? इनसैट सीरीज के सारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है, जिसको कहा गया इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। इनसेट 1B से स्टार्ट हुए थे वो सारे के सारे जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। दे आर यूज्ड फॉर द स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और सिक्योर, हाई एंड एंड रिलायबल कम्युनिकेशन, ठीक है। हमारी आर्म फोर्सेस भी यूज करती है ना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज करती है। ये जनरली जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में मैं भी बताऊंगी आपको, ठीक है। 1983 में स्टार्ट हुए थे इनसेट 1B से, आप थोड़ा सा इसको देख लेना। दूसरे होते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। व्हाट इज रिमोट सेंसिंग? रिमोट का मतलब क्या होता है? दूर, है ना। सेंसिंग का मतलब पता करना, एग्जैक्टली मैप पता करना, उसकी इमेज ड्रॉ करना, ये सारे काम जो है आपके रिमोट सेंसिंग वाले सैटेलाइट। मैपिंग ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस एंड प्रोवाइड्स इमेजेस एंड डाटा दैट इज नीडेड फॉर लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज एप्लीकेशन। इसको मैं कहती हूं आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, कि रिमोट दूर रह करके सेंस कर लेना कि यहां पर क्या है ना। पानी पता करना है, कौन सा सैटेलाइट पता करेगा कहां पानी है, कहां तेल है, कहां आपके मिनरल्स हैं, ये सब कौन? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पता करेगा। मैपिंग करनी है किसी प्लेस की, ये जो अभी आजकल हमने स्टार्ट किया है, ये नक्शा बनाना चीजों का, प्लॉट्स का, ये इन सारी चीजों में कौन हेल्प कर रहा है? आपकी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है। देन आपका नेविगेशन, जीपीएस। जीपीएस इज फ्रॉम यूएसए, ठीक है। तो वो जीपीएस क्या है? नेविगेशन सैटेलाइट, जो आपको नेविगेट करने में हेल्प करता है। क्या इंडिया के पास में ऐसा कोई सिस्टम है? बन चुका है, दैट इज नाविक, ठीक है। नाविक के बारे में मैंने आपको लिख रखा होगा, हाँ ये लिखा हुआ है, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नाविक। इंडिया का यह रीजनल सिस्टम है,
इसका यूज क्या होगा, टेरेस्ट्रियल एरिया एंड मरीन नेविगेशन में काम आएगा हमारे, देन डिजास्टर मैनेजमेंट में भी काम आ सकता है, एंड व्हीकल ट्रैकिंग एंड फ्लीट मैनेजमेंट में भी काम आएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कैसे, मतलब ये क्या है, ये बेसिकली आपकी जो इसरो ने इसको डेवलप किया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, एंड 8 सैटेलाइट का एक कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, जिनमें से 3 जो सैटेलाइट होंगे वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में छोड़े जाएंगे और 5 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में छोड़े जाएंगे। यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है 2017 में। ठीक है, नाविक पे अभी इंस्ट्रक्शन भी तो दिए ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि जितने भी व्हीकल्स हैं इनको नाविक कंपैटिबल बनाओ, है ना, कि सिर्फ जीपीएस ना चले, हम नाविक पे जिस वक्त भी स्विच करना चाहे हम कर सके, तो सारे व्हीकल्स को कंपैटिबल बनाओ, विच इज अ गुड थिंग कि हमारा जो है वो कम्युनिकेशन के लिए, नेविगेशन के लिए हमें यूएस पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आपको तो पता है वॉर में यूएस ने किया था ऐसा कि हमें नहीं दिया था ये नेविगेशन के लिए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमें हमारा रीजनल नेविगेशन सिस्टम चाहिए। पर क्या ये पूरी अर्थ को कवर करेगा? नहीं, ये बेसिकली हमारी जो बाउंड्री है इंडिया की और उसकी कोस्टल से 1500 किलोमीटर की रेडियस तक काम करेगा, बेसिकली सब कॉन्टिनेंट को हेल्प करेगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। ठीक है, तो पूरे ग्लोब पे नहीं काम करेगा जैसे जीपीएस काम कर रहा है ना, क्योंकि ज्यादा पूरे ग्लोब पे काम करने के लिए ज्यादा सैटेलाइट्स की जरूरत है। ठीक है, आपका होमवर्क ये इसमें नोट करोगे कि कितनी कंट्रीज के पास अभी जीपीएस सिस्टम है और उनके नाम क्या क्या है। जैसे यूएस का तो मैंने बता दिया, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम खुद का है, एग्जैक्टली 5 कंट्रीज आर देयर इन टोटल। ठीक है, फिर वेदर सैटेलाइट्स हो सकते हैं। वेदर का मतलब जो हमारी वेदर प्रिडिक्शन को लेकर के काम करते हैं, है ना, जो उसमें हेल्प करते हैं हमारे, दीज आर वेदर प्रिडिक्टिंग सैटेलाइट्स। इसके बारे में रेनफॉल बताएंगे, विंड्स बताएंगे, सी सरफेस टेम्परेचर वगैरह बताएंगे हमें, उसके हिसाब से फिर हम बताएंगे कि आने वाले टाइम में मौसम कैसा होने वाला है। ठीक है, तो उसमें हमारी वेदर सैटेलाइट हमारी हेल्प करते हैं। जैसे मेघा ट्रॉपिक्स एक सैटेलाइट है जो हमारी इसमें मदद कर रहा है। देन एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स हैं, स्पेस स्टेशन है, दिस इज ऑल्सो सैटेलाइट, चक्कर तो लगा ही रहा है बॉडीज के चारों तरफ। ठीक है, तो आप ये बताओगे कौन कौन सी कंट्रीज अभी अपना स्पेस स्टेशन स्टार्ट कर रही है। ठीक है, और जो पुराना स्पेस स्टेशन था उसमें किन किन कंट्रीज की पार्टनरशिप थी, ये होमवर्क है। आईएसएस है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और कौन सी ऑर्बिट में सिचुएटेड है। आईएसएस कंट्रीज लिखो, कौन कौन सी कंट्रीज ने मिलकर का किसका जॉइंट ये है, ये कोलैबोरेशन है, और विच ऑर्बिट, कौन सी ऑर्बिट में काम कर रहा है ये, और अभी किन कंट्रीज ने सोचा कि हम अपना नया बनाएंगे। लिख ही रखा है मैंने, मैं तुम्हें होमवर्क क्या दे रही हूँ। 5 पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसीज। रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पस के लिए भी सैटेलाइट्स होते हैं, राइट, है ना। हमारे जो ये आप देखोगे जैसे ये एजुकेशन वाले जितने भी चैनल्स चल रहे हैं दूरदर्शन पर, वो सब इन सैटेलाइट की वजह से चल रहे हैं। ठीक है, ये कुछ लिस्ट है जो बेसिकली आपके एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड सैटेलाइट है। जैसे ये है आपका प्रथम हो गया, कलाम सेट हो गया, स्वयं हो गया, स्वयं से जिससे स्वयं प्रभा चलता है, वो आपका चैनल है ना, एजुकेशन चैनल, जिसपे पूरी आपकी वो सीरीज आती हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो बेसिकली इससे चलता है। जुगनू हो गया, ये स्टड सेट हो गया। अब बात कर रहे हैं कि ऑर्बिट्स कौन कौन सी है। ऑर्बिट्स कितने तरह की होती हैं, क्या होती है ऑर्बिट्स। एलिप्सिस है जिसके एक कॉर्नर पर, एक फोकस पर सन सिचुएटेड। ठीक है, इनको ऑर्बिट कहा जाता है। एक ऐसा सर्कुलर, काइंड ऑफ सर्कुलर, देखो सर्कुलर होगा ये, इक्लिप्स होगा ये। ठीक है, तो
इस तरह की ऑर्बिट जिसके एक फोकल पर सन है और प्लैनेट्स चारों तरफ चक्कर काट रहे, तो इसको हम ऑर्बिट कहेंगे। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। पहला तो ये कि मैं ये चेक करूं कि इस ऑर्बिट के सेंटर में क्या है, उसके हिसाब से क्लासिफाई करूं। फॉर एग्जाम्पल ग्लैक्टोसेंट्रिक ऑर्बिट, इसमें गैलेक्सी होती है सेंटर पे, उसके चारों तरफ फिर चक्कर काटते हैं, तो मैं ऐसी ऑर्बिट को क्या कहूंगी, ग्लैक्टोसेंट्रिक ऑर्बिट। दूसरा सन सेंट्रिक, जिसके सेंटर में सन है, या जिसको हेलियोसेंट्रिक भी कहे, हेलियो मीन सन ना, तो सन के चारों तरफ जब चक्कर काटते हैं वो कौन सी ऑर्बिट होती है, सन सेंटर्ड या फिर हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट। देन अर्थ है जिसके सेंटर पे, जिस ऑर्बिट के सेंटर पे, फॉर एग्जांपल मून की ऑर्बिट, उसके सेंटर पे तो अर्थ है, तो उसको मैं कहूंगी जियोसेंट्रिक ऑर्बिट। ठीक है, आफ्टर दैट मार्स सेंटर ऑर्बिट, मतलब बहुत सारी हो सकती है ना ऐसे, जिसके चारों तरफ जो उसके सेंटर में, उसके हिसाब से क्लासिफाई कर दिया। देन ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, हाइट मतलब अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर है, आपको इसको देख करके बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस मिलेंगी। ठीक है, कहीं पर आपको लगेगा कि 160 से लेकर के वो बता रहे हैं आपको 2000 तक, कोई आपको 180 से बता रहा है, कोई आपको 200 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक बता रहा है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। जो इसरो ने क्लासिफिकेशन किया, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने क्लासिफिकेशन की है, उनके हिसाब से देख लेना। लो अर्थ ऑर्बिट इज बेसिकली अप्रोक्स यहां तक रहेगी, कईयों ने इसको 180 भी बोला हुआ है, 180 टू 2000 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। ठीक है, आपसे कोई एग्जैक्टली ऐसे पूछता नहीं है कि एग्जैक्टली 180 है या 200 है, ऐसे कोई नहीं पूछेगा, बट आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि इसको मैं कहूंगी लो अर्थ ऑर्बिट, अर्थ के 180 किलोमीटर से आगे 2000 किलोमीटर तक। ठीक है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट किसको कहूंगी, 2000 से लेकर के इस किलोमीटर तक 35,786 किलोमीटर तक की जो भी ऑर्बिट होगी, उसको मैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट या मिडिल अर्थ ऑर्बिट कहूंगी। ठीक है, इतना ही ऊपर डिस्टेंस मेजर करना है। इसके आगे जो भी ऑर्बिट होगी उसको मैं क्या कहूंगी, हाई अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, इसको काट दो, ये नेक्स्ट में है। ठीक है, चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन, हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? एक शब्द सुना आपने, तालमेल बैठाना। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है तालमेल बैठाना। फॉर एग्जाम्पल, मैं और अदिति पार्क में वॉक करने गए हैं। ठीक है, मैं तेज चल रही हूँ, अदिति स्लो चल रही है, तो हम सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है। तुम अदिति को बोलते हो कि अदिति फास्ट, मेरी स्पीड के साथ मैचअप करो। ठीक है, जब हम दोनों साथ साथ चलने लग जाएंगे, बिल्कुल एक साथ तालमेल बैठा करके, मैं उसको सिंक्रोनाइजेशन बोलूंगी। ठीक है, तो ऐसी ऑर्बिट जिसमें ऑर्बिटल टाइम का मतलब क्या है, उस ऑर्बिट में चारों तरफ चक्कर काटने का टाइम और रोटेशनल पीरियड सेम हो, उसको मैं सिंक्रोनियस ऑर्बिट बोलूंगी। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर लूं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, या अर्थ सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस बोल दूं, ठीक है। अभी इसी को ले लेते हैं हम। अर्थ दो तरह का काम कर रही है, दो तरह से काम कर रही है ना, रोटेट भी कर रही है अपने एक्सिस के चारों तरफ और रिवॉल्व भी कर रही है। ठीक है, तो मैंने एक सैटेलाइट प्लेस किया इस पॉइंट पर, ये मेरे फिंगर के बिल्कुल सामने। अर्थ जैसे जैसे रोटेट करेगी, ये भी वैसे वैसे रोटेट करेगा। तो इस फिंगर वाले पॉइंट पर अगर मैं रहती हूं तो मुझे हमेशा ये सैटेलाइट दिखाई देगा, ऑलवेज। तो मैंने इसको कहा जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट, कि जैसे जैसे अर्थ रोटेट करे साथ में ये भी रोटेट करा सेम टाइम में। अगर अर्थ ने इतने चारों तरफ एक 24 आवर्स लिए तो इसने भी 24 आवर्स लिए, तो हो गया ना, ऑर्बिटल टाइम भी सेम हो गया और रोटेशन का पीरियड भी सेम हो गया। तो इसको मैंने कहा जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट, क्योंकि अर्थ के साथ सिंक्रोनस में, सन सिंक्रोनाइज की जितना टाइम सन के साथ। ठीक है, तो ये रहेगा। क्वाज़ाई का मतलब हाफ हो जाए, ऑर्बिटल टाइम इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रोटेशन टाइम, दो बार चक्कर काट दे ये तब तक। ठीक है, देन
ये आ गया जियोसिंक्रोनस, समझा दिया मैंने। अब ये जियोसिंक्रोनस का ही दूसरा मतलब है जियो स्टेशनरी। दोनों में फर्क क्या है इसको आगे पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट ही पॉइंटर में। अच्छा, ये कह रहा है पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट के बारे में पहले बात करा। पोलर ऑर्बिट का मतलब क्या है? इसको नियर पोलर ऑर्बिट कहा जाता है। अर्थ है, दो पोल्स हैं, अगर मैं ऐसे चक्कर कटवाऊं किसी सैटेलाइट का, ये पोलर ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है, ठीक है। तो इसने कहा दिस अलाउज सैटेलाइट टू सी वर्चुअली एवरी पॉइंट ऑफ द अर्थ एज अर्थ रोटेट अंडरनीथ इट। ऐसे रोटेट कर रही है और ये ऐसे चक्कर काट रहा है, तो ये सैटेलाइट अर्थ के हर पॉइंट को कवर कर सकता है। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि ऐसे नहीं कर रहा रोटेट, ऐसे करेगा तो एक ही पॉइंट को कवर करेगा, पर अगर ये ऐसे कर रहा है तो सारी अर्थ को चेक कर सकता है, ठीक है। तो पूरी अर्थ को कवर कर सकता है। ये बेसिकली पर्पस के हिसाब से होता है कि कौन से को तो पोलर ऑर्बिट पे छोड़ा जाएगा और कौन से को जियोसिंक्रोनस पे छोड़ा जाएगा। जियोसिंक्रोनस पे जनरली वो सैटेलाइट छोड़े जाएंगे जिनका काम ऑब्जर्वेशन का है ना, क्योंकि इस पॉइंट को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो जियोसिंक्रोनस वाले यस फिक्स रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज ऑर्बिट। तभी तो बोला ना कि ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, फिर तो ऑर्बिट चेंज हो जाएगी, ऐसे तो नहीं, वो फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, इसीलिए वो सैटेलाइट, ठीक है। ये डिस्टेंस के आधार पे होता है। फॉर एग्जांपल जियोसिंक्रोनस तो वो होगा कि वो कितने भी डिस्टेंस पर हो पर इस पॉइंट पे फिक्स है। अब जियो स्टेशनरी उसको कहूंगी कि है तो सैटेलाइट जियोसिंक्रोनस ही, पर वो 35,786 किलोमीटर दूर है उस पॉइंट के, तो उसको मैं कहूंगी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इट इज अ टाइप ऑफ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, क्योंकि काम तो वही करता, पॉइंट पे फिक्स है पर डिस्टेंस भी उसका फिक्स है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट बहुत सारे हो सकते हैं, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, बट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट विल बी वन। क्यों? क्योंकि वो 35,786 किलोमीटर दूर है। तो आपको जियो स्टेशनरी का मतलब समझ में आया, जियो सिंक्रोनस का आपस में। पोलर ऑर्बिट में कब पास करेगा? ओवर द इक्वेटर एट ए डिफरेंट लॉन्गिट्यूड ऑन ईच ऑफ इट्स ऑर्बिट। अभी चक्कर काटा तो एक डिफरेंट लैटिट्यूड पर है, दूसरी बार चक्कर काटेगा डिफरेंट लैटिट्यूड पे होगा, तीसरी बार चक्कर काटेगा डिफरेंट लैटिट्यूड पे होगा। मेरे पास पीपीटी थी आई गेस। दिस सैटेलाइट इज पोलर सैटेलाइट। अब देख रहे हो अर्थ के हर पॉइंट को कर दिया ना ये कवर, जैसे जैसे अर्थ घूमती जाएगी उसके दूसरे पॉइंट को कवर करता जाएगा, फिर तो पूरी अर्थ को कवर कर रहा है। दिस इज पोलर सैटेलाइट। इनके काफी यूजेस हो सकते हैं, जैसे ओजोन कंसंट्रेशन को मेजर करना, क्योंकि पोल्स पे वो होता रहता है ना, तो उसको ओजोन कंसंट्रेशन को, या फिर टेम्परेचर ऑफ द अर्थ की मैपिंग के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, रिकॉन्सेंस के लिए, और वेदर सैटेलाइट, ये सारे काम कर सकता है क्योंकि पूरी अर्थ पे चेक करना है उसको। ये कह रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स लेता है एक सैटेलाइट इस एक ऑर्बिट को खत्म करने के लिए, तो 24 आवर्स में तो मैप कर देगा, है ना। तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि कितना टाइम लेता पोलर सैटेलाइट एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, है ना। सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या होता है, सन के साथ सिंक्रोनाइज करता है वो जो है सैटेलाइट,
कि इस पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल दिस इज इंडिया, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली पे जब जितने बजे सन आएगा उतने बजे वो सैटेलाइट आएगा, सेम टाइम पे हर बार उस जगह पे होना, इस सन सिंक्रोनस, क्योंकि सन के साथ सिंक्रोनाइज कर लिया उसने, इसलिए उस सैटेलाइट को मैंने क्या कहा सन सिंक्रोनाइज। ठीक है, since there are 365 days in a year and 360 degrees in a circle, it means that satellite has to shift orbit by approximately 1 degree per day. उसको अपनी ऑर्बिट जो है 1 डिग्री पर डे शिफ्ट करनी पड़ेगी सन के साथ सिंक्रोनस बनाने के लिए। ठीक है, इसमें इतना ही काम का था। इसकी जीआई मैं तुम्हें दिखा देती हूँ तो थोड़ा ध्यान रहेगा तुम्हें। अब आप देखोगे ये कॉन्टिनेंट को डे के पर्टिकुलर टाइम पे ही क्रॉस कर रहा है। आपको नहीं, दैट इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल टू से। मतलब आपको आइडिया हुआ कि मैं इस बात से क्या बोलना चाहती हूँ कि पर्टिकुलर टाइम पे ही ये जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ डे पे ही क्रॉस करेगा सन सिंक्रोनस, क्योंकि सन ने उस पॉइंट पर पर्टिकुलर टाइम पे है, उस दिन के पर्टिकुलर टाइम पे ही वो कॉन्टिनेंट को कवर करेगा। फॉर एग्जांपल अगर 3 बजे किसी कॉन्टिनेंट पे ओवरहेड सन होता है या 12 बजे होता है फॉर एग्जांपल, तो वो 12 बजे उस पॉइंट को कवर करेगा। अगर सन ओवरहेड 1 बजे होगा तो वो 1 बजे कवर करेगा उसको, इसीलिए वो सन सिंक्रोनाइज है। एग्जैक्टली, इसीलिए सन सिंक्रोनाइज सैटेलाइट कहा गया इसको। अर्थ के साथ स्पीड मैच होती तो उसको अर्थ जियो सिंक्रोनाइज कहते हैं हम। ये रहा जियो सिंक्रोनाइज, मतलब अर्थ के रोटेशन पीरियड के साथ मैच करता है। ठीक है, तो अगर अर्थ के रोटेशन पीरियड के साथ मैच करता है, फॉर एग्जांपल ये है अर्थ, ठीक है, इसके चारों तरफ सैटेलाइट है, तो मैं इस यहां पर भी एक सैटेलाइट छोड़ सकती हूँ, यहां पर भी एक सैटेलाइट छोड़ सकती हूँ, इस ऑर्बिट में भी छोड़ सकती हूँ, एन नंबर ऑफ सैटेलाइट छोड़ सकती हूँ। सारे क्या होंगे? जियो सिंक्रोनस होंगे, क्योंकि अर्थ की रोटेशन स्पीड के साथ अगर मैच कर लेंगे तो जियो सिंक्रोनस होंगे। पर अब बात करते हैं जियो स्टेशनरी की। जियो स्टेशनरी वो सैटेलाइट है जो अर्थ से 35,786 किलोमीटर दूर वाली ऑर्बिट पर प्लेस्ड है। ये एक ही ऑर्बिट हो सकती है, इतने डिस्टेंस पे तो एक ही होगी ना। अगर आप 35,785 भी कर दोगे तो दूसरी ऑर्बिट बन जाएगी, है ना। तो क्या ऐसा कहा जा सकता देयर विल बी ओनली वन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट? यस, बट देयर आर एन नंबर ऑफ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स। कितनी फिजिक्स सीख गए तुम? ठीक है, हाँ, इसी से एग्जांपल से ले लेते हैं। जैसे ये तो ये फिक्स हो गई ना आपकी जियो स्टेशनरी, ये कितने डिस्टेंस पे? 35,786। और ये सारी कितनी हो सकती है? ये तो पता नहीं कितनी सारी हो सकती हैं। आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो, आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो, आप एक छोटी सी ये भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना। ये तो बहुत सारी बन जाएंगी, और टाइम मैच कर दिया जियो सिंक्रोनस भी बन जाएंगी, है ना। तो जियो स्टेशनरी बेसिकली जियो सिंक्रोनस का ही एक टाइप है, पर उसका डिस्टेंस फिक्स है ना। चलिए अगला है जियो स्टेशनरी। मैंने आपको बता दिया व्हाट इज जियो स्टेशनरी। सर्कुलर है, ऑर्बिट इज इन इक्वेटोरियल प्लेन, डायरेक्टली अबव द इक्वेटर है, इस बात को ध्यान रखना है। इट इज डायरेक्टली अबव द इक्वेटर, इसीलिए एक ही है। ठीक है, सिर्फ एक ही हो सकती है। ये मैंने बता दिया डिफरेंस क्या है। हाँ,
इसने लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में जैसे मैंने इस डायग्राम से बता रखा आपको 180 to 2000 इज लो अर्थ ऑर्बिट, 2000 से लेकर के 35, 780, 86 है बेसिकली है, इन्होंने टू बी प्रिसाइज इन्होंने 80 लिखा है। और इसके ऊपर हाई अर्थ ऑर्बिट या जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट होती, इसके आगे हाई अर्थ ऑर्बिट हो जाएंगे सारे। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना कि क्या है लो अर्थ ऑर्बिट के क्या फायदे हो सकते हैं। तो अर्थ को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा सकता है ना। तो ऐसे फिनोमिना जो जनरली जैसे वेदर से रिलेटेड फिनोमिना हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सब यहाँ बेटर होगा, है ना। तो आप लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे ऐसे सैटेलाइट को, है ना। मिडल में अलग की डिस्टर्बेंस कम चाहिए, और हाई में तो अलग ही होता है फिर सिस्टम कि कौन सा ऑर्बिट, कौन सा ऐसा सैटेलाइट। तो अब जब न्यूज़पेपर में कभी ऐसा आएगा कि लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा सैटेलाइट, तो आपको पता चल जाएगा, है ना, कि कौन सी वे, ये तो या 180 से लेकर के 2000 किलोमीटर अबव कुछ होगा, अर्थ के बिल्कुल पास होगा, तो इसका पर्पस ये हो सकता है ना। इस कॉमन सेंस से ही पेपर क्लियर होता है ना। चलिए, लेस एनर्जी चाहिए फिर लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने के लिए सैटेलाइट को, नहीं तो बहुत सारा फ्यूल यूज होगा अगर इससे ज्यादा जाएंगे तो। एफिशिएंट है, देन the satellite and the user are closer together and therefore path losses less than for other orbits such as GEO, है ना। अगर देखो कम्युनिकेट करने वाला और उसको रिसीव करने वाला कम्युनिकेशन को अगर आसपास है तो लॉस ऑफ सिग्नल कम होता है ना, और दूर है तो लॉस ऑफ सिग्नल ज्यादा होता है। तो अब जब हम ये जितने भी अपने कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिनमें हाई टेक्नोलॉजी यूज होने वाली है, 5G 6G ये सब, ये लो अर्थ ऑर्बिट में करेंगे, है ना। रेडिएशन लेवल कम है तो सैटेलाइट को नुकसान ज्यादा जल्दी नहीं होता। तो ये सारे पॉइंट मैंने एप्लीकेशन क्या क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गए, अर्थ को मॉनिटरिंग करने वाले हो गए। फॉर एग्जांपल अभी हमने अपनी बॉर्डर को स्मार्ट बनाया है ना, पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसको हाईटेक बनाया है, तो वहां सैटेलाइट ऐसे ही है क्योंकि उनको ऑब्जर्व करना पड़ता है, ऊपर से ऑब्जर्व करना इज डिफिकल्ट, तो लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस्ड होते हैं ऐसे सैटेलाइट्स। तो ये यूजर्स दे दिए मैंने। तो स्पेस डेब्रिस का मतलब ये कि बहुत सारे मतलब जो कूड़ा करकट है वो आजकल स्पेस में बहुत हो रहा है, तो ये हमारे सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इनको लेकर के करंट में कभी होगा तो मैं वो ट्रीटीज वगैरह और सब करा दूंगी, नहीं तो हमें अभी कोई जरूरत है नहीं। मीडियम अर्थ ऑर्बिट का मैंने आपको बता दिया कि इसमें कौन कौन से सैटेलाइट होंगे, और एक ऑर्बिट का नाम याद रखना, बस इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है तुम्हें, बस इसका नाम याद रखना। ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, ये है देखो, इसको कहा जाता है मिलेनिया ऑर्बिट, मैंने डायग्राम बताया आपको। हाई अर्थ ऑर्बिट के बारे में बताया है। हाँ, कल से हम फिर अपने केपलर्स लॉ शुरू करेंगे, ठीक है। केपलर्स लॉ एंड आगे की इंफॉर्मेशन कल खत्म कर देंगे इसको। नहीं, यहां आप गलती कर रहे हैं। एनी ऑर्बिट जिसका जो रोटेशन पीरियड है सैटेलाइट का उसमें वो अर्थ के रोटेशन से सेम है, हर उस ऑर्बिट को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट कहा जा सकता है। सेमी का मतलब आधा हो जाए जिसका ऑर्बिटल पीरियड। नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, स्पीड को मैच करना। सपोज दिस इज अर्थ, ठीक है, मैंने एक ऑर्बिट तो कर दी यहां पे, और एक ऑर्बिट को कर दिया यहां पे। अर्थ रोटेट कर रही है, मुझे दोनों सैटेलाइट का टाइम मैच करना है, तो जो नजदीक वाला सैटेलाइट है मुझे उसकी स्पीड को स्लो कर देना है, ऊपर वाले की स्पीड को ज्यादा कर देना, हो गया। पर दोनों ही ऑर्बिट जो है क्या है, जियोसिंक्रोनस है, चाहे डिस्टेंस कितना भी हो, डजंट मैटर, है ना। आपका जो सैटेलाइट है उसका तो टाइम मैच हो रहा है ना रोटेशन से, हाउ डज इट मैटर कि वो कितना दूर है ना। लो अर्थ ऑर्बिट की क्लासिफिकेशन है डिस्टेंस के आधार पर, कि इतने डिस्टेंस तक कोई भी ऑर्बिट है मैं उसको लो अर्थ ऑर्बिट बोल दूंगी। मिडिल अर्थ 35,786 से नीचे नीचे जितनी भी ऑर्बिट है सारी मिडिल ऑर्बिट है, और इससे आगे की जितनी ऑर्बिट है सारी हाई अर्थ ऑर्बिट है, ठीक है। ये तो डिस्टेंस के आधार पर क्लासिफिकेशन, ये है कि आपका रोटेशन का टाइम कितना है इसके आधार पर क्लासिफिकेशन। तो दोनों क्लासिफिकेशन अलग अलग है, हम इन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते,
कि जो जियोसिंक्रोनस है वो मिडल है, नहीं, जियोसिंक्रोनस में आई डिडंट टॉक अबाउट द डिस्टेंस, आई टॉक अबाउट सिंक्रोनाइजेशन ओनली, समझ गए? सेमी सिंक्रोनाइज का मतलब ये होता है कि ऑर्बिटल पीरियड हाफ है, वो 2 बार चक्कर काट गया वो फटाफट जब तक अर्थ ने एक रोटेशन लिया, सेमी हाफ हो गया ना। हाँ ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? वो ग्रेविटेशनल पुल होता है, हाँ हाँ, तो ग्रेविटेशन पुल होता है, एस्केप वेलोसिटी होती है बेसिकली तो ना, कि आप उस सैटेलाइट को इतनी वेलोसिटी देनी है कि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पीछे छोड़ जाए और अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से बाहर निकल जाए। हाँ बिल्कुल बदला जा सकता है, वो तो मैंने, और वो भाई उसके लिए स्पेस साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, तो इतनी टेक्निकलिटीज की जरूरत नहीं है हमें। जनरली उसको बोलते हैं जो लो अर्थ ऑर्बिट से फिर आगे की तरफ भेजनी होते हैं ना, उसको जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट बोलते हैं। एग्जैक्टली ऑर्बिट को चेंज किया था, तो वो बहुत टेक्निकल मामला है, वो तो स्पेस साइंटिस्ट जाने, हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वो जनरली ट्रांसफर ऑर्बिट से ट्रांसफर किया जाता है उनको अगली ऑर्बिट में, ठीक है, वो सब चेक करना पड़ता है, वो तो कैलकुलेशंस है, हाईली मैथमेटिकल है ना, वी कैन नॉट गो इनटू दिस। चलिए